नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। आज हम बात करेंगे दिल्ली में फ्री बिजली को लेकर। जी हां, सभी को पता है कि दिल्ली सरकार ने, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में दो बड़े काम किए हैं। सभी ये जानते हैं कि दो बड़े काम किए हैं, लेकिन ये काम वाकई में हुआ है या इसमें कोई झोल है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि दिल्ली में फ्री बिजली लोगों को मिल रहे हैं या फिर कोई झोल है। हमारे साथ हैं संदीप गुप्ता जी, हैं राष्ट्रवादी युवा क्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये सबूत के साथ आए हैं, इसलिए हम आपके पास सबूत भी दिखाएंगे कि क्या दिल्ली के सभी लोगों का बिजली फ्री है, बिजली का बिल उनको नहीं देना पड़ता है। इस पर विशेष बात करेंगे। इसके अलावा भी दिल्ली की समस्याओं पर बात करेंगे कि दिल्ली में क्या एमसीडी में भ्रष्टाचार है, जहां पे बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में जहां पे केजरीवाल की सरकार है आम आदमी पार्टी की, वहां क्या भ्रष्टाचार है। सब पर निष्पक्षता के साथ हम एक एक बात रखेंगे। कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी के पक्ष में नहीं, किसी के विरोध में नहीं। जो जनता के हित का होगा वही हम बात करेंगे। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप बताएं, जिस प्रकार से आपने कहा कि आपके क्षेत्र में, सिर्फ आपके क्षेत्र में ही नहीं लेकिन हमारे पास क्योंकि सबूत आपके क्षेत्र से आया हुआ है बिजली के बिल का, बिजली का बिल क्या दिल्ली में वाकई फ्री है? नीरज जी, जय हिंद, जय राष्ट्रवादी युवा क्रांति सेना। देखिए, दिल्ली की जनता ने कभी भी, मैं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, दिल्ली की जनता ने कभी भी बिजली फ्री नहीं मांगी किसी भी गवर्नमेंट से। दिल्ली की जनता ने ये कहा था कि बिजली कंपनियों का जो चोर बना है उसको कम करके बिजली के रेट कम किए जाएं। दिल्ली की जनता की यही डिमांड रही। अब जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के लिए 200 यूनिट फ्री करने का वादा किया, तो इनकी नीति ये रही कि एक को 200 यूनिट फ्री दीजिए और दूसरे का आप गला काट दीजिए, दो गुना चार गुना उससे लूट के और इनको दे। अब ये मेरे पास बिल है, मैं सबूत के साथ आया हुआ हूँ। इसमें एक ये छोटी सी आटे की चक्की है जिसमें पूरे महीने की जो खपत हुई है 885 यूनिट, 885 यूनिट जी, टोटल 85 यूनिट खपत है, जिसके हिसाब से, यूनिट के हिसाब से इनका 7522 रुपए 50 पैसे का ये बिल बनता है। ओरिजिनल में 7522 रुपए का बिल बनता है, जो कि वो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनसे वसूला कितना जा रहा है? 14,480 रुपए। 14,480 रुपए है। हम अपने दर्शकों को बिल का एक नमूना दिखा देते हैं, ये है, और व्यक्ति का नाम हम नहीं दिखाएंगे ताकि बिजली डिपार्टमेंट BSES जो है उन पर बड़ी कार्रवाई ना करे उनके खिलाफ, वो हम नहीं दिखाएंगे। कंज्यूमर नंबर भी हम नहीं दिखाएंगे, लेकिन बिल पूरा हम स्कैन करके आपको जरूर दिखाएंगे अपने दर्शकों को सबूत के तौर पे कि क्या केजरीवाल जी वाकई में ईमानदारी से दिल्ली के लोगों से बिजली का बिल वसूल रहे हैं, या कुछ लोगों का माफ जरूर कर देते हैं जो बिल्कुल कम यूनिट यूज करते होंगे, झुग्गी झोपड़ी में या कहीं गरीबी में जो लोग रहते हैं। मतलब 5% लोगों का अगर बिजली का बिल माफ करते हैं तो 95% लोगों से 2 गुना से 3 गुना बिजली का बिल वसूल करते हैं। और ये बड़ी धांधली है दिल्ली सरकार की, ये बड़ी धांधली है दिल्ली के बिजली विभाग की, बड़ी धांधली है। इस पर कब कार्रवाई होगी, इसके लिए आप क्या कहने वाले हैं? अगर इस पर सुधार नहीं हुआ तो आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, ये बिजली का बिल है, इसमें जो टैक्स दिए गए हैं ABCDEFGHI तक के। अच्छा। अब टैक्स जो है, जनता कितने प्रकार के टैक्स दे? एक प्रकार का टैक्स होता है, 2 प्रकार के टैक्स होते हैं, ये 9 प्रकार के टैक्स जो है लोग क्यों दे? जनता के ऊपर जो थोपा गया है बहुत ज्यादा। अब इन्होंने जो फिक्स चार्ज लगाया हुआ है 2758 रुपए, ये उन्होंने फिक्स चार्ज लगाया, 57 रुपए महीने का फिक्स चार्ज लगाया है जी। जबकि व्यापारी आदमी इस वक्त कोरोना काल के अंदर बिल्कुल लोग परेशान हैं और दुकानें काम नहीं चल रहा है, बिल्कुल। हाँ, 20 दिन दुकानें खुल पा रही हैं और व्यापारी जो है बिल्कुल बहुत ही ज्यादा परेशान है। अब इस प्रकार से जो इन्होंने जो टैक्स वसूल रहे हैं, बिजली के नाजायज बिल ले रहे हैं, इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे, जंतर मंतर पर बैठेंगे। एक उम्मीद जगी थी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता जी के लिए, जब इन्होंने जो टैक्स बढ़ाया था, जो फिक्स चार्ज बढ़ाया हुआ था, तब इन्होंने धरना दिया, प्रदर्शन किया, उम्मीद जगी थी कि भाई ये कम करेंगे। सरकार दबाव में भी आ गई थी, लेकिन पता नहीं इनकी क्या, आदेश गुप्ता जी की पता नहीं क्या इनकी कंपनियों से जो है साठगांठ हुई और उसके बाद जो है सारा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अंदर खाने सभी पार्टियां मिली हुई होती है और केजरीवाल सामने हैं, विरोध करने के लिए बीजेपी आई, लेकिन विरोध
ठंडे बस्ते में चला गया। आखिर वो क्यों ठंडे बस्ते में गया, क्या अंदर खाने कोई डील हुई, इस पर भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अंदर खाने आदेश गुप्ता जी की डील हुई केजरीवाल सरकार से या BSES कंपनी वालों से, जिस कारण जो वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उस धरना प्रदर्शन को उन्होंने रोक दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ? जी, आप कह रहे हैं कि अगर ये धांधली चलती रही तो इसके खिलाफ आप धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे और नहीं हुआ तो आगे तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये लंबी लड़ाई है, इसको हम लंबे तरीके से लड़ेंगे। और जो इनका काम है कि नाजायज, हम दुकानदार अपने जो व्यापारी भाई हैं उनके साथ नहीं होंगे। कहते हैं कि बनिया बनिए का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, वही अरविंद केजरीवाल जी ने आके किया। इन्होंने जो है बनियों की गर्दन पे चक्कू और छुरे चलाने का काम किया है, बनियों के गर्दन पर चक्कू छुरे चलाने का काम किया है। चलिए हम संदीप जी आगे पर कुछ और मुद्दों पर बात कर लेते हैं। ये तो बिजली का मामला हो गया। आप आउटर दिल्ली से आते हैं, हालांकि पूरे दिल्ली में आपके कार्यकर्ता हैं राष्ट्रवादी युवा क्रांति सेना के, लेकिन आउटर दिल्ली में मैं भी अभी गया था पिछले दिनों, बसंत कुंज, महरौली, छतरपुर इलाके में। वहाँ की सड़कें तो बनी हुई है, लेकिन सड़कों के साथ में जो नालियाँ होती है पानी की, वो ऐसे टूटे हुए हैं कि नालियों के पानी सड़कों पर बह रहा है। जगह जगह सड़कों पर पानी बह रहा है और जगह जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है। इन सारे अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए आपने कोई पहल किया है या इस पर आप क्या किसे जिम्मेदार मानते हैं? दोनों ही जिम्मेवार हैं जी, दिल्ली सरकार भी और MCD भी। जी, MCD के अंदर भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा। ये लोग क्या कार्य करते हैं कि जो सैनिटरी इंस्पेक्टर होता है, जो पक्के कर्मचारी हैं, वो महीने के 15,000 रुपये देते हैं, जो कि हमने मालूमात किए हैं। और जो कच्चे हैं, जो काम पे नहीं आते हैं, वो 9,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से देते हैं। इनके आधे से ज़्यादा वर्कर गायब रहते हैं, 25% लगभग इनके वर्कर जो है गायब रहते हैं, काम पर ही नहीं आते हैं और उनकी हाजिरी लगातार लगती रहती है। तो जब नालियाँ साफ नहीं होंगी, उसमें जो है गंदगी फंसेगी, तो वो तो ओवरफ्लो होकर निकलेंगी। दिल्ली सरकार ने भी जो है लीपापोती की है कॉलोनियों के अंदर। जी, पुरानी नालियां थी, कायदा ये बनता था कि उनको सबको जो है उखाड़ कर नए सिरे से दोबारा बनाया जाए। मेरे पास वीडियो है, सबूत के साथ मैं आपको दिखा भी दूंगा। इन्होंने जो है ऊपर से लीपापोती करके और काम चला दिया है, ऊपर से पुराने के ऊपर ही नई खड़ी कर दी है। यही वजह है कि सीवेज सिस्टम तो खराब है ही, जो गंदा पानी का नाला साथ में चलता है, छोटी नाली जिसको कहते हैं, वो शायद MCD के अंदर आता होगा, वो भी इतना अव्यवस्थित तरीके से है कि उसका पानी भी सड़कों पर बह रहा होता है। गाड़ियां चलती है, लोग ड्यूटी पे जा रहे होते हैं, माता बहनें, और गाड़ी वाले का भी दोस्त नहीं कहेंगे, वो कितना ब्रेक लगाया, हर जगह जगह कितना ब्रेक लगाया। गंदा पानी आम लोगों के शरीर पर जाता है, कपड़े पर जाता है और फिर तू में होती है, बात झगड़े तक आता है और पुलिस मुकदमा भी हो जाता है। कई जगह देखा गया है ये बात। तो इन सभी के पीछे, इन सभी का जो दोषी है वो कहीं ना कहीं दिल्ली की केजरीवाल सरकार और दिल्ली में MCD में बैठी हुई MCD में BJP की सरकार, ये दोनों ही जिम्मेदार है। दोनों की जिम्मेदारी बनती है सही से, ईमानदारी से काम करे, लेकिन दोनों में से कोई करना नहीं चाहता, इच्छा शक्ति नहीं है करने की, और भ्रष्ट अधिकारी उसके पीछे अपना मलाई खा रहे हैं। एक और आप बात कर रहे थे, कुछ आपने MCD में कंप्लेन किया है, क्या है वो मामला, वो भी थोड़ा बता दीजिए। हाँ, दिल्ली में जो बैठी हुई हमारी MCD की सरकार है जी, इनका कार्य बनता है कि ये पटरी पर और सड़क पर कब्जा ना होने दें। लेकिन इनके LI, इनके अधिकारियों की सांठगांठ से पटरी पर अवैध रूप से कब्जा किया जाता है। देखिए, पटरी जो है जनता के चलने के लिए है, ना कि भटूरे आदि तलकर बेचने के लिए है। बिल्कुल, मैं इसके पूरी तरीके से खिलाफ हूँ। रेडी पटरी, मान लीजिए ये पटरी है, यहाँ दुकान लगा दी, उसके बाद ये रास्ता छोड़ दिया, फिर इसके आगे दुकान लगा दी, पब्लिक कहाँ चलेगी? और जगह बचता है, उस पर टेबल कुर्सी लगा देते हैं। और अगर आम लोग जा रहा हो, किसी का के लिए और तैयार हो जाते हैं। और ये सारे अव्यवस्था राजधानी में होना, मैं किसी के रोजी रोटी के खिलाफ नहीं हूं, मुझे लगता है संदीप जी भी रोजी रोटी के खिलाफ नहीं होंगे। उन सभी को रोजी रोटी, अगर वो कोई कहीं गरीब आदमी सड़क किनारे कमा रहे हैं, उसके विरोध में हम नहीं हैं। उन्हें पक्का कहीं पे अस्थायी दुकान दे दिया जाए और उनका रोजी रोटी भी चले और आम लोग
ना केवल आम लोगों को चलने में कोई दिक्कत ना हो, बल्कि अगर विदेश से हमारे यहाँ पर्यटक आते हैं तो उन्हें भी हमारा राजधानी स्वच्छ और सुंदर दिखाई दे, इसके लिए भी सरकार को एमसीडी को काम करनी चाहिए। जी हमारी कार्रवाई पर इन्होंने जो है एमसीडी वालों ने ये हमारी सारी कार्रवाई है इनके ऊपर रेड डाली दबाव में आकर। अब जो 6x4 की दुकान है, अब उसमें दुकानदार काम कैसे करेगा? उसे मजबूरी बस लगाने पड़ते हैं, अपनी टेबलें बाहर डालनी पड़ती हैं, अपनी कुर्सियां बाहर डालनी पड़ती हैं। इनका कोई सिस्टम ही नहीं है। 6x4 में कोई खाने पीने की दुकान कैसे कर सकता है? इनको आए दिन अधिकारी इन दुकानदारों का शोषण करते हैं, इनको परेशान करते हैं। तो कहने का मतलब हमारा यही है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो कि ये दुकानदार भी परेशान ना हो, जनता भी परेशान ना हो और दोनों का काम बिना भ्रष्टाचार के सभी काम अच्छे तरीके से हो। अगर किसी के पास छोटा दुकान है तो वो उसको वैसा लाइसेंस ही नहीं दिया जाना चाहिए जिससे वो उस दुकान में ज़्यादा भीड़ जुटा सके, या तो वहाँ बैठ के खाने की व्यवस्था का कोई व्यवस्था नहीं होना चाहिए। पैक करो और लेके जाओ, अपने घर में खाओ या जहाँ पे भी खाना है वहाँ पे खाओ। अगर उसके पास जगह है तभी वो वहाँ पे उस टाइप का बिजनेस कर सकता है। अगर जगह नहीं है, किसी को जगह है परचून के दुकान के लिए, किसी को जगह है दूसरी दुकान के लिए, तो वो काम करे जिसके लिए उसको अलॉट किया गया है। अगर किसी के पास 4x6 का दुकान है तो 4x6 में क्या काम हो सकता है उसी हिसाब से उसे अलॉट किया जाना चाहिए, या फिर उसे डबल दुकान दिया जाना चाहिए। ये भी बात आपने जायज उठाया है, बिल्कुल। एक चीज, आने वाले समय में बहुत जल्द ही नगर निगम का चुनाव आने वाला है, जिसकी तैयारियां सभी पार्टी लगभग कर रही है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपकी संस्था आने वाले नगर निगम चुनाव में इन जो पुरानी पार्टियां हैं इनको टक्कर देने के लिए या फिर जनता को जागरूक करने के लिए क्या क्या पहल करने वाली है? जी हाँ, हम जो व्यक्ति हैं, हमारे जो संस्था में जुड़े हुए व्यक्ति हैं, समाज में जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम ऐसे व्यक्तियों को ढूंढकर उनको निगम का चुनाव लड़वाएंगे जो कि साफ सुथरे लोग होंगे और जो बहुत ही अच्छा और बेहतरीन काम करके देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो निस्वार्थ रूप से समाज सेवा करना चाहते हों उन लोगों को लाने की बात हो रही है, और ताकि लोग उन्हें जिता के भेजें तो बिना रिश्वत के उनका काम हो सके, भ्रष्टाचार फ्री हो सके। एक चीज़ और है कि लोग जब वोटिंग का डेट आता है, वोटिंग का टाइम आता है, तो आम लोग फिसल जाते हैं क्योंकि बड़े पार्टियों के पास बहुत पैसे हैं, धन्ना सेठ पैसे लेकर टिकट खरीद के लाते हैं। तो वो लोग पैसे के बल पे वगैरह वगैरह के बल पे जहाँ तहाँ से वोट खरीदने का काम करते हैं। मैं मतदाताओं को दोष नहीं दे रहा हूँ कि वो वोट पैसे लेके देते हैं, लेकिन लालच देके उनका वोट ले लिया जाता है। मैं उम्मीदवारों को दोष दे रहा हूँ। ऐसे चीज़ों को दूर करने के लिए आप जनता को कैसे जागरूक करेंगे ताकि वो लोग ये लालच ना करके सीधे ऐसे लोगों को वोट दें जो निष्पक्ष रूप से आगे उनके लिए भविष्य में काम आ सके? अब जो है जनता हमारी जागरूक हो चुकी है, लेकिन गरीबी गरीबी एक ऐसी चीज होती है कि जो हमारे क्लस्टर के वोटर्स हैं, इधर उधर के वोटर्स हैं, वो सोचते हैं कि हम कुछ ले लें, जो मिल रहा है ले लें, बाद में तो इसने ठगना ही है। दाल चीनी चावल ले आएंगे, बाद में तो इनको ठगना ही है। अब जो है वो सबको एक ही नज़र से देखते हैं। अब वो ये नहीं देखते, जनता जो है ये नहीं देखती कि कौन से लोग अच्छे हैं, कौन से लोग काम करने वाले हैं, कौन से लोग काम करने वाले नहीं हैं। जिस दिन हमारी जनता पूरी तरीके से जागरूक हो जाएगी, वो ये देखने लगेगी वर्क, कार्य, लिखित में कार्य। अपने नेताओं से आप ये पूछें कि आपने लिखित में 5 साल क्या कार्य क्या किया है। बिल्कुल, जो निर्दलीय लीडर हैं उनसे भी पूछें आपने क्या काम किया है, आप हमें बताओ तो सही, आपने समाज के लिए क्या किया, हाँ काम क्या किया है। जिस दिन हमारे लोग ये सारी चीजें सोचने लगेंगे, समझने लगेंगे, उस दिन भ्रष्टाचार अपने आप दूर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, उस दिन भ्रष्टाचार बिल्कुल दूर हो जाएगा जब हम खुद एक एक नागरिक जिम्मेदार हो जाएंगे और अपने जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्य को निभाना शुरू कर देंगे, बिना भ्रष्टाचार के काम करेंगे, दूसरों के भ्रष्टाचार को रोकेंगे, किसी के साथ पैसे लेकर ना वोट देंगे, ना दारू पीकर वोट देंगे, बिना लालच के अगर वोट देने लगें और ये देखने लगें कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो भ्रष्टाचार दूर जरूर हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। आप तमाम दर्शक ऐसे ही बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। संदीप जी, आपने वक्त निकाला। एक चीज और सर। जी बताएं। माफ कीजिएगा। जी कोई नहीं जी।
अब एमसीडी वालों का ये कहना है कि हमारी इस समय से लेकर इस समय तक ड्यूटी होती है, उसके बाद दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी होती है, हम समय समय पर कार्रवाई करके हम अतिक्रमण हटा देते हैं। अच्छा, ठीक। अब वो अपना अतिक्रमण हटाए, लेकिन फिर भी वैसा का वैसा उनका चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे अधिकारी भी जिम्मेवार हैं। बिल्कुल, अधिकारी भी जिम्मेवार हैं। बहाना मिल जाता है कि ये काम हमारा नहीं है, ये काम उस डिपार्टमेंट का, वो डिपार्टमेंट देखता है। ये सब एक सरकारी बहाना है, और इस सरकारी बहाना को दूर करने के लिए सरकार ईमानदार चाहिए। और ईमानदार सरकार कब आएगी? जब जनता ईमानदारी के साथ ऐसे लोग को वोट देगी जो ईमानदारी से काम करती हो, जो ईमानदार सरकार चुनने में सक्षम हो। इसलिए जनता को ईमानदारी से वोट करना पड़ेगा। तो आप दर्शक, आप तमाम हमारे व्यूवर ये ध्यान रखें, आने वाले समय में जब भी कहीं भी चुनाव चल रहा हो, यूपी में चल रहा है, 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, और दिल्ली में नगर निगम का चुनाव आने वाला है, यूपी में चुनाव चल रहा है, तो यूपी चुनाव के बारे में भी एक लाइन हम अपने संदीप जी से कहेंगे कि यूपी में जिस प्रकार से चुनाव चल रहा है, कुछ विधायक इस पाले से उस पाले जा रहे हैं, कुछ विधायक इस पाले से उस पाले जा रहे हैं, पंजाब में जिस प्रकार से भी मोदी जी के साथ हुआ, इन 2 सब्जेक्ट पे भी आप 2 लाइन अगर रखें तो बड़ा अच्छा होगा। उत्तर प्रदेश में के लिए आपने मुझसे प्रश्न किया, बहुत ही अच्छा किया। मैं उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रवादी युवा क्रांति सेना, पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को नहीं कर रहे हैं हम पूज्य महाराज जी को कर रहे हैं। महाराज जी को कर रहे हैं, ठीक है। महाराज जी ने बहुत विकास किया हुआ है। महाराज जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सबको साथ लेकर चल रहे हैं, और महाराज जी का मुख्यमंत्री बना रहना उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। महाराज जी ने जिस हिसाब से विकास कार्य किए हैं, अपने आप में वो अद्भुत हैं। किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं, किसी प्रकार की वहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं हुई है। एक समय था समाजवादी पार्टी में, सफाई में बॉलीवुड से लड़कियों को बुलाया जाता था, वहाँ किस प्रकार के नाच गाने होते थे। कम से कम हमें ये तो नहीं देखने को मिल रहे, उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। एक चीज साफ है कि बुलडोजर चला है, अपराधी प्रवृत्ति के लोग आज जेल में बंद हैं या फिर यूपी छोड़कर भाग गए हैं, ये तो साफ है। परेशानी लोगों में है, ये नहीं कह सकते कि यूपी में परेशानी नहीं है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कारण जो भी रहा हो। महंगाई बहुत चरम सीमा पर है, लोग महंगाई से भी परेशान हैं। 2 कारण हैं जो यूपी में बीजेपी के लिए सिरदर्द बनी हुई है। क्या आपको लगता है जब लोग वोट देने जाएंगे उस समय ये 2 कारण भूल जाएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर महंगाई अपने आप पे चरम पर है। इस समय महंगाई से जनता परेशान है, लेकिन कुछ चीज़ें जनता महंगाई से भी हटकर देखती है। जैसे पूज्य महाराज जी के मामले में, पूज्य महाराज जी जब से चीफ मिनिस्टर बने, किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं, किसी प्रकार का कोई उधमबाजी नहीं हुई वहाँ पर। तो सबसे पहले ये देखना है, उत्तर प्रदेश में पूज्य महाराज जी एक साधारण से वस्त्र पहन के अगर वो बैठे हुए हैं, भगवा वस्त्र पहन के बैठे हुए हैं, तो हमारी जैसी राष्ट्रवादी ताकतों का ये दायित्व बनता है कि हम उनको उत्तर प्रदेश में सपोर्ट हम करें। अपने टेक्निकल टीम से एक ब्रेकिंग न्यूज चाहेंगे कि कितने सीटों पर बीजेपी ने चुनाव की घोषणा, उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, ये बता दें। हमारे पास ये खबर तो आ गई है कि ब्रेकिंग न्यूज में कि गोरखपुर शहर से ही सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे, और केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम हैं वो चुनाव लड़ेंगे प्रयागराज के सिराथू विधानसभा क्षेत्र से। ये 2 ब्रेकिंग न्यूज हमारे दर्शकों के लिए है कि गोरखपुर से ही सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे, जैसा कि पीछे चल रहा था 2 दिन से कि क्या वो अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अयोध्या से चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, वो गोरखपुर से ही चुनाव लड़ने वाले हैं। और दूसरा जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं वो सिराथू से चुनाव लड़ेंगे, प्रयागराज जिला में पड़ता है ये सिराथू, वहां से चुनाव लड़ेंगे। ये 2 बड़ी अपडेट है। जी आप कुछ कह रहे थे, तब तक मैं अपने डिटेल में अपने दर्शकों को और भी बताऊंगा कि बीजेपी ने कितने उम्मीदवारों का घोषणा किया है। जी, जो लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर गए हैं, ये आज क्यों गए हैं? के लोगों का भला क्यों नहीं किया, उनके लिए काम क्यों नहीं किया? तब इन्होंने समाज में क्यों नहीं कहा कि हम मंत्री हैं, हमारी पूज्य महाराज जी नहीं सुन रहे हैं, हम अपना इस्तीफा दे रहे हैं? तब ये इस्तीफा देते तो हमें समझ में आता। लेकिन इनको तो वहां मलाई चाटने को नहीं मिल रही, क्योंकि बाबा जी ना खा रहे हैं ना इनको खाने दे रहे हैं। जब मतलब 5 साल जब तक था तब तक मलाई खा लिया, और अब जब 1-2 महीना चुनाव का बचा है तो ये इनको बीजेपी गवर्नमेंट में खोट लगने लगी और सरकार के प्रति खोट हो गया, और ये समाजवादी पार्टी में चले गए। हालांकि समाजवादी पार्टी के भी काफ़ी सारे लोग बीजेपी में आ रहे हैं, कांग्रेस के भी बीजेपी में आ रहे हैं, बीजेपी के भी दूसरे पार्टी में जा रहे हैं। ऐसे ही पंजाब का भी यही हाल है। एक और हम जो बात कर रहे थे कि
पंजाब में जो पिछले दिनों प्रधानमंत्री के सुरक्षा में चूक हुई, जिसको कांग्रेस ने, खास तौर पर वहाँ की कांग्रेस सरकार ने लीपापोती करने का काम किया कि ये हमारी गलती नहीं थी, सरकार की गलती थी। हालांकि बाद में सीएम ने खेद जताया, दुख प्रकट किया और प्रधानमंत्री के लिए ये कहा कि भाई वो ज़्यादा दिनों तक जिए, दीर्घायु रहें। आप क्या मानते हैं, आम लोग क्या मानते हैं, ये बताएं। मैं आम नज़रिए से राष्ट्रवादी युवा क्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से मैं अलग हट कर एक आम आदमी के नाते मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी साजिश थी माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते थे कि एसपीजी भ्रमित हो जाए और वहाँ गोलियां चल जाएं जी, कि इन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि प्रधानमंत्री जी पे ये हमला करें, इनकी ये चाल हो सकती है और एसपीजी अगर वहाँ गोलियां चला दे तो इनको प्रधानमंत्री जी की बदनामी करने का एक बहुत बड़ा मौका हाथ लगता, जो कि उनकी सूझबूझ और उनकी समझ से इनको ये मौका नहीं मिला। चलिए एक और ब्रेकिंग न्यूज हम अपने दर्शकों को बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 107 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लिस्ट जारी कर दिया है। और इसमें बड़ी खबर यह है कि 20 के करीब जो सिटिंग विधायक हैं उनको टिकट नहीं दिया गया है। ये बड़ी खबर है कि 20 के करीब सिटिंग एमएलए को, इनमें से 83 सिटिंग विधायक हैं और 20 के करीब को नहीं दिया गया है। 83 में से 63 विधायक को टिकट दिया गया है और 107 टोटल विधायकों का लिस्ट जारी किया गया है। हम अपने दर्शकों को एक एक विधायक का लिस्ट भी थोड़ी देर बाद दिखाएंगे, अभी इस प्रोग्राम के बाद, अभी क्योंकि हमारा स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हम नेक्स्ट प्रोग्राम में सभी विधायकों का सभी सीट वाइज दिखाएंगे कि कौन से सीट से किसे बीजेपी ने टिकट दिया है। जी आप बता रहे थे कुछ। ये जो हुआ प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत गलत कार्य हुआ और इसकी राष्ट्रवादी युवा क्रांति सेना बिल्कुल कड़े शब्दों में निंदा करती है। बिल्कुल ये भी निंदा करते हैं और पूरा देश ही, यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी बाद में पलटी मारा और उन्होंने भी खेद जताया कि जो हुआ है गलत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अपने जिम्मे में लिया है और पूर्व जज जो है उनसे इसकी जांच कराने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। 5 लोगों की टीम है और उसका नेतृत्व पूर्व सुप्रीम कोर्ट की जज होंगी इंदु मल्होत्रा, शायद मैं नाम में अगर दर्शक गलत हो गया हो तो माफ करना, शायद इंदु जी हैं जो पूर्व जज हैं और पहली ऐसी महिला वकील हैं जो डायरेक्ट वकील से जज बनी थी और रिटायर हुई हैं पिछले साल ही। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि यूपी में बीजेपी ने अपने 107 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। दूसरा हमने आपको बताया कि इनमें से 20 लोगों का टिकट काट दिया गया है। इसके साथ ही आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। संदीप जी आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आते रहा कीजिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ऐसे ही आते रहेंगे और सच्चाई आपके चैनल के माध्यम से सबूत के साथ जनता को हम सच्चाई दिखाते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।